दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं हूं सचिन। अब तक आप जान ही गए होंगे कि हम लेकर आए हैं आपका, हमारा और हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम चमत्कार। आज हमारे साथ हैं वेस्ट जोन के 4 पार्टिसिपेंट्स। हम हमारे प्रतियोगियों से मिलते हैं। कंटेस्टेंट ए, I am Rishikesh Samant. I teach in St. Xavier's College, Mumbai. I am a geologist by profession. कंटेस्टेंट बी, I am Satyaki. I am doing my third years of masters at Tata Institute of Fundamental Research. I work in biology. कंटेस्टेंट सी, I am Sarika. I am doing my MSc second year biochemistry in Sapphire College, Mumbai. कंटेस्टेंट डी। I am Atul. I am working in a software company as a software engineer. दोस्तों, पार्टिसिपेंट से परिचित होने के बाद हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं मिस्टर अरविंद परांजपे, जो आयुका से यहाँ हमारे शो में आते हैं। अब हम आपको राउंड्स के बारे में बताते हैं। यहाँ 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड होगा प्रोफेसर गड़बड़कड़ राउंड और तीसरा राउंड होगा बूझो तो जानो। अब देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के नियम मैं आपको बता दूं। मैं यहां आपके सामने 2 बड़े सिंपल से प्रयोग करने वाला हूं और उस प्रयोग से जुड़े हुए 4 सवाल हैं जो हर एक कंटेस्टेंट को पूछे जाएंगे। जिस कंटेस्टेंट को सवाल पूछा जाएगा, अगर उसने सही जवाब दिया तो उसे मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर ये सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए और अगर ये रोल ओवर हो गया तो अगले कंटेस्टेंट को मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। याद रखिए, मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है इन छोटे बॉल्स के साथ। ये एक छोटा बॉल मेरे हाथ में है और ये एक बड़ा वाला बॉल हाथ में है। अब जब एक डिस्टेंस से मैं ये दोनों बॉल्स छोड़ता हूं तो ये सिर्फ आधे ऊपर आ जाते हैं, पूरे ऊपर नहीं आते। अगर ये बड़ी बॉल और उसके ऊपर ये छोटी बॉल अगर यहां इस डिस्टेंस से मैंने नीचे छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, आइए करके देखते हैं। इसी डिस्टेंस से मैंने ये बड़ी बॉल और छोटी बॉल एक साथ छोड़ दी। ओह, तो छोटी वाली बॉल बहुत दूर तक चली गई। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कंटेस्टेंट ए के लिए। जब दोनों छोटी और बड़ी बॉल को एक साथ जमीन पर गिराया तो आपने देखा कि छोटी वाली बॉल बहुत दूर तक चली गई। इसकी क्या वजह है? You left the 2 balls. You had kept the small ball on top of the large ball. The large ball falls on the ground. The small ball is sticking to it at that very moment. The large ball hits the ground. The entire impact is transferred from the large ball to the small ball. Since the mass of the smaller ball is much lower, it gets flung off. कंटेस्टेंट ए ऋषिकेश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है इसी प्रयोग से जुड़ा हुआ सात्विकी, कंटेस्टेंट बी। ये जो बॉल्स की उछल कूद थी, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? You can look at it in 2 ways. One is elastic collisions and principle of momentum. Okay, so basically when it hits and the ground reacts against the ball and the balls are pushed upwards. Now the distance to which the ball is pushed depends on how elastic the collision is. So if more energy is taken up by the ground, the ball is propelled closer by, and if less energy is taken, like what we saw with the tennis ball, it gets propelled further out. ये जवाब बिल्कुल सही है। हम आपको दे देते हैं 10 मार्क्स, लेकिन हम उस सिद्धांत का नाम आपको बता दें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, विच वर राइट। मेरा तीसरा सवाल है सारिका, कंटेस्टेंट सी। अगर इस प्रयोग को उल्टा किया जाए, यानी छोटी बॉल नीचे और बड़ी बॉल ऊपर, तब क्या हो जाएगा?
it'll come down and it'll hit the ground. It won't repel as the tennis ball went away, because the mass of the big ball is greater, so it will just come down. So बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। कंटेस्टेंट डी, आपके लिए मेरा सवाल है, इस सिद्धांत का कोई उदाहरण हम रोज की जिंदगी में देखते हैं, कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए। शॉक एब्जॉर्बर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। इस सवाल को पास करना पड़ता है कंटेस्टेंट ए। You're walking on the road and an auto rickshaw hits you. Pretty sad, you get blown off. You hit the auto rickshaw, nothing happens to it. It's got to do with your mass vis-a-vis the auto rickshaws mass. बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, आपको मिलते हैं 5 अंक। अब मैं यही बात आपको विस्तार से समझाता हूँ। अगर दो वस्तुओं के बीच टक्कर हो तो टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं का टोटल मोमेंटम टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं के टोटल मोमेंटम के बराबर है। यानी पहली वस्तु जितना मोमेंटम होती है, दूसरी वस्तु उतना ही मोमेंटम प्राप्त कर लेती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे उल्का आकर के जब जमीन पर पड़ती है तो उसका आकार एकदम छोटा सा होता है, आधे किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का, और जब वो क्रेटर बनाती है तो वो 10 किलोमीटर का बनाती है। तो वो इतनी छोटी उल्का पर उसकी गति ज्यादा होने के कारण में अपनी जो पूरी ऊर्जा है वो क्रेटर बनाने में लगा देती है। तो जो आपने बताया बिल्कुल बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। आइए हम अपने दूसरे प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। मेरा दूसरा प्रयोग जो है, मेरे सामने यहाँ ये 3 बोतल रखी हुई है, मेरे हाथ में ये पानी का जग है, मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है, इसे बंद कर दिया, इस दूसरे जार में भी पानी डाल दिया और इसे बंद कर दिया है। अब मेरे हाथ में पिंक सॉल्यूशन है, मैं इसे इस तीसरे बोतल में डाल रहा हूं जिसमें ऑलरेडी एक सॉल्यूशन मौजूद है। अब ये गुलाबी रंग का पानी मैंने इस बोतल में डाल दिया और ये बिल्कुल सादे पानी का रंग हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल कंटेस्टेंट ए के लिए, ये मेरा गुलाबी रंग का पानी इस बोतल में जाते ही रंग क्यों छोड़ दिया? I can answer it this way. It depends on what you had in that bottle. There is a high probability that the liquid inside was alkaline and you added a litmus solution to it. बिल्कुल ठीक है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल है कंटेस्टेंट बी के लिए, आप किस मेथड से जांच करोगे कि बोतल में रखा बिना रंग का घोल एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है? So there are various ways you can do it in. One way is you take an indicator, as he said, like a litmus solution, and you put it in it. If it's neutral, it will remain the same color. If it's red, it's acidic. If it is blue, it's alkali. Same like litmus solution, you have a wide range of indicators, or you can use a pH meter to measure the pH. And if it's above 7, it's alkaline. If it's below 7. बिल्कुल सही जवाब है, मिलते हैं आपको 10 पॉइंट। कंटेस्टेंट सी, प्रतिदिन के इस्तेमाल में हम एसिडिक और अल्कलाइन घोल कहाँ बनाते हैं? either in cooking or anything, if you use, In cooking what? as in like the vegetables or anything, if you take, it might contain acid. मैं इस सवाल को पास करना चाहता हूँ कंटेस्टेंट जी। रोजाना जिंदगी में जब हमें एसिडिटी हो जाती है, वी यूज इनो टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिटी, और यही एक प्रभाव है जो एसिड और एल्कली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 5 अंक। अब चौथा सवाल जो आपके लिए है, इस एसिड और बेस का रिएक्शन वातावरण में हमें कहाँ दिखाई देता है? ताजमहल पे जो एसिडिक रेन हो रहा है। बिल्कुल ठीक जवाब है, ये आपको मिलते हैं 10 अंक। अब मैं यही बात आपको विस्तार से समझाता हूँ। ताजमहल का सफेद पत्थर एसिड रेन की वजह से पीला पड़ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स हवा में पानी के साथ बादल में सोख लिए जाते हैं और आखिर में बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। इसे एसिड रेन कहते हैं। आप परांजपे सर इस पर इलैबोरेट करना चाहेंगे? अल्कलाइन और बेस जो है
वो 14 से लेके 0 तक होता है और बीच में न्यूट्रल होता है। एक तरफ आपकी एसिडिक होता है, दूसरी तरफ अल्कलाइन होता है और बेस होता है। और जब न्यूट्रल, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल चीज आती है, तो यदि आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपको न्यूट्रल मिलेगा, और जब एक की मात्रा ज्यादा होगी तो वो एसिडिक या बेस होगा। यहाँ हमारा पहला राउंड खत्म होता है। हम जानना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स के स्कोर्स। कंटेस्टेंट ए 25 पॉइंट, कंटेस्टेंट बी 30 पॉइंट, कंटेस्टेंट सी 10 पॉइंट और कंटेस्टेंट डी 15 पॉइंट। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड। हमारे इस राउंड का नाम है प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड। और इस राउंड में प्रोफेसर साहब आकर अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें बताते हैं और उन्हीं से एक सवाल पैदा हो जाता है जिसको मैं कंटेस्टेंट्स के सामने रखता हूं। इस सवाल के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है सही या गलत, और दूसरा हिस्सा है सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। पहले हिस्से के लिए मिलेंगे 10 मार्क, दूसरे हिस्से के लिए मिलेंगे 10 मार्क। और एक बात, ये सवाल ट्रांसफरेबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड। और सचिन जी कैसे हैं? ठीक? अरे प्रोफेसर साहब, आपको क्या हो गया है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वो तो परांजपे सर हैं। नहीं, वो क्या है ना, मैं दिन भर धूप में भटक रहा था ना, तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धब्बे धब्बे दिख रहे हैं। अरे बाहर इतनी तेज धूप है, आपको चश्मा लगा के निकलना चाहिए ना, गॉगल। अब वही तो मैं कह रहा था सचिन जी कि अपने लोगों को इतना ये गलत फहमी हो जाती है कि नॉर्मल डे में, साधारण दिन में सूरज की किरणें उन पे गिरती है तो उनकी आंखें डैमेज नहीं होती, पर अगर सूर्य ग्रहण के दिन उनकी नजर सूर्य पे गिरती है तो उनकी आंखें डैमेज होती है। कितना गलत सोचते हैं ये लोग। अभी मेरे कहने का मतलब है कि भाई जब सूर्य ग्रहण होता है, यू हैव टू वेयर सनग्लासेस और यू नो। अच्छा, चलिए कंटेस्टेंट ए, सूर्य ग्रहण को देखते समय आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस या स्मोकी ग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए। ये सही है या गलत? It's absolutely right. For all safety reasons, you should wear sunglasses or foggy glasses or smoke glasses as they are called. बिल्कुल गलत जवाब है आपका सर। जो सनग्लासेस हम यूज करते हैं वो सूरज की रोशनी को रोकने के लिए काफी नहीं है। और जब आपने स्मोकी ग्लास का बताया तो वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस इसलिए है, उसमें से इंफ्रारेड रे जा सकती हैं और साधारण प्रकाश नहीं जाता है, तो अंधेरा होकर के आपकी आंखें तो डायलेट हो जाएंगी और उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा मात्रा में इंफ्रारेड चले जाएंगे। आपको यूज करना होगा वेल्डर्स ग्लास या फिर जो माइलार के स्पेशल चश्मे बनते हैं ग्रहण देखने के लिए, वो आपको यूज करना पड़ेगा। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, आई एम सॉरी। सचिन जी, हाँ। मैं क्या कह रहा था कि मुझे सूर्य ग्रहण देखने को बड़ा अच्छा लगता है, बट एक ही चिंता मुझे सताती है और वो है ओजोन की कमी। ओह हाँ, हमारे ओजोन लेयर में तो छेद पड़ गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला अब तक। इसलिए मेरे हिसाब से अगर हम ओजोन को वातावरण में छोड़कर उस छेद को भर दें तो कैसा रहेगा? अच्छा, कंटेस्टेंट बी, हम ओजोन को वातावरण में छोड़कर ओजोन के इस सुराख को भर नहीं सकते। सही है या गलत? The amount of ozone you will need to fill the holes in the ozone layer is simply too big for us to make. So in that way, yes, it is impossible to fill the hole. The holes can repair themselves, basically. बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। सचिन जी, हाँ, वो आप घर पर आने वाले थे? अरे हाँ, प्रोफेसर गड़बड़ करके यहाँ बेटी हुई है और मैं इनकी बेटी को देखने गया था। बड़ी खूबसूरत बच्ची है। हाँ, मेरी छोटी बेबी जो है बड़ी प्यारी है और उसकी आंखें जो है वो मेरे जैसी है, बड़ी 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 बड़ी। कंटेस्टेंट सी, सारिका, छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। ये इसलिए बड़ी होंगी क्योंकि इंसान की आंखें बड़े होने के बाद बढ़ती नहीं हैं।
और यही आंखों का साइज उम्र भर रहता है। ये सही है या गलत? It would be true because whatever is from the birth, it is just like that. You might get defects of the eye, but it won't enlarge or anything. बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 20 आने। अब मैं यही बात आपको विस्तार से समझाता हूँ। हमारी आंखें उम्र के साथ बहुत कम बड़ी होती हैं। छोटे बच्चों का शरीर जवान लोगों के शरीर के हिसाब से काफी छोटा होता है, लेकिन उनकी आंखें करीबन उसी साइज की रह जाती हैं। इसीलिए उनकी आंखें उनके शरीर की तुलना में बड़ी दिखाई देती हैं। सचिन जी, और एक सवाल था। हाँ। तो क्या है ना कि ये कूली जो होते हैं, हाँ, वो जब ज्यादा सामान उठाते हैं अपने कमर पर, तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बिकॉज कि ज्यादा सामान कमर पर होने के कारण वो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब दैट यू नो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स। तो मैं चलूं? ठीक है। ओके, बाय। कंटेस्टेंट डी, जब कूली वजन उठाता है तब वजन से वो आगे झुक जाता है और सीधे नहीं चल पाता। प्रोफेसर गड़बड़कर के ख्याल से वजन के कारण ग्रेविटेशनल पुल अधिक हो जाता है, इसलिए वो झुक जाता है। सही है या गलत? गलत। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल उतना ही हो रहता है, लेकिन उसके सर पे जो वजन रखा है वो बढ़ता है और अपना सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडजस्ट करने के लिए वो आगे झुक जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 20 अंक। यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा राउंड। दूसरे राउंड के आखिर में फिर से स्कोर जानने की कोशिश करेंगे। कंटेस्टेंट ए 25 पॉइंट, कंटेस्टेंट बी 40 पॉइंट, कंटेस्टेंट सी 30 पॉइंट और कंटेस्टेंट डी 35 पॉइंट। दोस्तों, यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी जोरदार कंपटीशन है, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से एक चमत्कार आपका स्वागत करता है। आप अपने तीसरे राउंड में, जिसका नाम है बूझो तो जानो, ये बजर राउंड है। इसमें मैं आपसे 8 सवाल पूछूंगा। आपको अपना हाथ बजर पर तैयार रखना है। जो सही जवाब देगा उसे 10 मार्क्स मिलेंगे और जो गलत जवाब देगा बजर दबा के, उनके 5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, इसलिए सावधान। मेरा पहला सवाल, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके मेन पैरामीटर्स में स्वेटिंग, ब्रीदिंग, पल्स रेट, हृदय गति और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है? कंटेस्टेंट सी। It is ECG. नो, इट इज नॉट। परंतु सर, आपका जवाब सही नहीं है, क्योंकि जो ये पैरामीटर्स टेस्ट करते हैं उसे पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर में यूज करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कंटेस्टेंट सी कि हमने आपके 5 अंक काट लिए हैं। दूसरा सवाल, तस्वीर में दिखाई देने वाली मछली का नाम क्या है और ये नाम उसे क्यों दिया गया है? यस। Called a fly catcher. It basically spits out the water from this thing. It hits the fly and the fly comes down basically. हम नहीं दे सकते क्योंकि दी फिश का जो नाम है वो आर्चर फिश है। बड़े अफसोस के साथ आपके 5 अंक कटते हैं। तीसरा सवाल, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ये नाम किलर, एनके, ह्यूजेंस, कैसिनी एंड मैक्सवेल किस चीज से जुड़े हुए हैं? कंटेस्टेंट बी। So there are various things like certain asteroids are named after them. Satellites launched by NASA, like some of the satellites are named after them. ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब ये है कि ये नाम किलर, एनके, ह्यूजेंस, कैसिनी और मैक्सवेल शनि ग्रह के रिंग्स के बीच मौजूद जगह को कहते हैं। बड़े अफसोस के साथ आपके 5 अंक कटते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये तस्वीर किस चीज की है? कंटेस्टेंट ए। There's a picture of a windmill. बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 अंक।
अगला सवाल, आइजैक आसिमोव ने 1966 में द स्पेशल ऑल टाइम बेस्ट सीरीज ह्यूगो अवार्ड जीता था। सागा फाउंडेशन ने यह पुरस्कार दिया था, लेकिन किसके हाथों इन्हें दिया गया? कोई नहीं? आइजैक आसिमोव ने खुद को पुरस्कार दिया। जो लोग आइजैक आसिमोव के बारे में नहीं जानते, उन्हें यह बता दें कि आइजैक एक जूइश अमेरिकन लेखक और बायोकेमिस्ट थे, जो अपनी साइंस फिक्शन और मशहूर साइंस बुक्स के लिए बहुत माने जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, यह फोटो किसकी है? कंटेस्टेंट बी। राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं पूरे 10 मार्क्स। मेरा अगला सवाल, एक टेक्स्ट बुक जिसका नाम अ कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो पहली बार 1886 में छपी थी, 1886। एक युवा छात्र इस किताब से बहुत प्रभावित हुआ था। वही छात्र बड़ा होने पर बहुत मशहूर गणितज्ञ बना, और अब यह किताब इन गणितज्ञ के अनुयायी में खूब मानी जाती है। ये गणितज्ञ कौन थे? रामानुजम। बिल्कुल सही जवाब है, 10 अंक मिलते हैं कंटेस्टेंट ए। जवाब है श्रीनिवास रामानुजम। ये एक भारतीय गणितज्ञ थे जो 20वीं सदी के मशहूर मैथमेटिकल जीनियसेस में गिने जाते हैं। और मेरा अगला सवाल है, इस इमेज को गौर से देखिए, इसका नाम क्या है और ये किसका आविष्कार था? That is Velcro. I think it's a Swiss engineer called Mestral. So basically, his dog was going on a walk and he saw that birds were getting stuck onto it. So he came back and made that material. We use it for fastening and all. बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 अंक। और इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड भी खत्म होता है। हम स्कोर जान लेते हैं। कंटेस्टेंट ए 45 पॉइंट, कंटेस्टेंट बी 50 पॉइंट, कंटेस्टेंट सी 25 पॉइंट और कंटेस्टेंट डी 35 पॉइंट। तो हमारे आज के विजेता हैं कंटेस्टेंट बी सात्विकी 50 मार्क्स के साथ। आप आज के हमारे विजेता हैं और आप हमारे जोनल फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। हमारा आज का सफर बस यहीं तक। अगले हफ्ते नए पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए चमत्कार की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।